हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। ये हमारा गवर्नर जनरल और वॉइस राय का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लास्ट के कुछ वॉइस राय कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रिपिन को कवर किया था, जिसमें हमने बताया था कि वो एक सुधारक था, बहुत ही अच्छे काम किया था, बहुत ही पॉपुलर था। इसकी वजह से मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि ये सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय वॉइस आया था। इसके साथ ही सरोजिनी नायडू ने इनके बारे में कहा था कि ये भारत के उद्धारक हैं। इन्होंने एक ड्यूटी ऑफ द एज या इस युग का कर्तव्य करके एक बुक लिखी थी, और ये बहुत ही डिवोटेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी थे। इंडियन के लिए इनके लिए सेंटिमेंट्स काफी हाई थे, और ये बहुत ही रिलीजियस काइंड ऑफ उनका एटीट्यूड दिखता है कि वो अपने काम को बहुत लेके सीरियस थे, और डिस्क्रिमिनेशन का नेचर उनके अंदर नहीं था। ये चीज दिखाई देता है कि जब एल्बर्ट बेल आया था 1884 में, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू बी गिव अप। यहाँ पर उन्होंने गिव अप कर दिया था, रिजाइन कर दिया था फ्रॉम हिज पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर इंडियन को अलाउड नहीं था कि वो कोर्ट में जज बन सके या उसका पार्टिसिपेट कर सके। तो इस बात पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही कुछ और जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, जो 1781 से जो रेगुलर हमारा डेमोग्राफिक सिस्टम जो शुरुआत हुआ था हमारा मियो से 1771 में, यहाँ से वो हर 10 साल की शुरुआत पर एक रेगुलर बेस पे होना शुरू हो गया था। ये हुआ था रिपिन के टाइम पर, और एल्बर्ट बेल आ गया रिपिन के टाइम पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग द रिपिन विच इज क्वाइट मैंडेटरी। और वन ऑफ द मोस्ट थिंग अबाउट द रिपिन, वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट, जो हम लोगों ने लेटिन के टाइम में बात किया था, लगा लेटिन के टाइम पर जो वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट लगाया गया था, वो रिपिन ने ही हटाया था, और ये आजादी दी थी सबको कि यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो इंडियन के लिए उनके सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा हाई थे और बहुत ही लोकप्रिय रहे थे। इसके बाद हम लास्ट तक कुछ और गवर्नर जनरल करते हुए इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा सेशन हो गया है। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, ये सब तो लास्ट वाला हो गया। यहाँ से रिपिन के बारे में हो गया, और लॉर्ड डफरिन। इसके बाद आया था डफरिन। डफरिन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये है कि डफरिन के टाइम पर ही कांग्रेस का स्थापना हुई थी। तो और कांग्रेस का जो थर्ड सेशन था, जिसमें बद्रुद्दीन तैयब जी थे, और मद्रास में ये सेशन हुआ था। इसमें डफरिन ने ही एक पार्टी दी थी, दैट इज उद्यान पार्टी करके उसको, या उद्यान पार्टी को हिंदी में क्या बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर। गार्डन पार्टी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, गार्डन पार्टी दी थी, डफरिन ने ही दी थी कांग्रेस को। बट लेटर ही रियलाइज दैट कि कांग्रेस मोर देन दैट है। जो वो सोच रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सेफ्टी वॉल क्रिएट करने की कोशिश की थी, इट इज मोर देन दैट। और फाइनली उन्होंने बाद में उसकी बुराई भी की थी कांग्रेस की। तो ये रहा अबाउट डफरिन। डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसलॉर्ड, भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1892, और दुर्गा सभा आंदोलन, इसको छोड़िए, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद देखे होंगे मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो, हमने कहा था कि मिंटो भी दो थे और हार्डिंग भी दो थे, तो ये है मिंटो और हार्डिंग एक साथ आएंगे। हमने इसके बारे में उसमें बात की थी। 1919 का जो मिंटो मार्लो मिंटो सुधार था, ये इसके टाइम पर हुआ था। इनके साथ ही ये वो दौर था जब इंडिया में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करने की बहुत कोशिश की गई थी, जिसका एक एग्जांपल 1905 का बिहार और बंगाल, एक्सट्रीमली सॉरी, जो 1905 का बंगाल विभाजन था उसमें कोशिश की गई। 1906 में उन्होंने अलाउ कर दिया, मुस्लिम लीग बना दी गई। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों को तोड़ने का बहुत बड़ा एक स्टेप लिया गया था, और ये 1909 में एक बहुत ही मेजर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात उठी थी, ये यहाँ से शुरुआत हुई थी, और मार्लो मिंटो सुधार भी इसी समय में आया था। अब हार्डिंग में 1911 में दिल्ली दरबार, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है। हार्डिंग सेकंड, दोनों हार्डिंग में। हार्डिंग फर्स्ट जो था, उसके टाइम पे निर्बली प्रथा को खत्म किया गया था और आंग्ल से विरुद्ध हुआ था। यहाँ पर हुआ था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार की हमें बात करनी है। पहला दिल्ली दरबार लेटिन के टाइम पर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नीरो बंसी बजा रहा है और रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है। ये स्टेटमेंट लेटिन के बारे में कहा गया था जब हर जगह अकाल फैला हुआ था। तब लेटिन ने बेहिसाब पैसा खर्चा किया था दिल्ली दरबार में। दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था कर्जन के टाइम पर, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। तीसरा ये, मैं रिच ऑन अ सेकंड और थर्ड, ये हार्डिंग के टाइम पर दिल्ली दरबार,
हाँ, वो करजन दूसरा हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था करजन के समय में। तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था हमारा 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस समय हमारी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट हुई थी। तो और इस दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो अरुणिमा कमेटी बनी थी जिसके रिजल्ट ये आया था कि अब जो बंगाल विभाजन किया दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, और इसको 1911 में इसको इसका वो कर दिया गया था, विभाजन को रद्द कर दिया गया था। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर यहाँ पे एग्जाम में खेल जाता है। दिल्ली दरबार जो लगाया गया था 1911 में लगाया गया था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, लेकिन जो शिफ्टिंग का पूरा प्रोसेस हुआ था दैट वाज कंप्लीटेड इन 1912। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कब स्थानांतरित हो गई थी, यहाँ से आदेश हो गया था और स्थानांतरित जो फाइनली हुई थी वो 12 में हुई थी। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और गवर्नर जनरल के लिए मैं एम्फसाइज करूंगी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि मैंने अभी भी देखा, बहुत बार देखती हूँ कि पहला कौन सा है लास्ट कौन सा है, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। या गवर्नर जनरल लिखा रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, या तीनों में क्या डिफरेंस है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब ये सेक्शन शुरू हुआ था तो वहीं पर हम इसको एड्रेस करते हुए चल कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और उसके बाद हम आगे बढ़े थे और सबको एक अलग अलग पहचान दी थी, सो दैट आपस में किसी भी वायसराय या आपस में किसी में कंफ्यूजन हो। तो ये हमारा कुछ उद्देश्य था। चलिए, तो दिल्ली दरबार हो गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में, मोन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था और ये वही टाइम है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड सब देखने को मिला था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक, याद रखिएगा जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जब हम ये बैठ के रीडिंग कर रहा था और गांधी जी ने डिसाइड किया था कि हम असहयोग करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। ये पढ़ रहा था, उसने कहा हम सहयोग नहीं करेंगे, तुमको पढ़ने नहीं देंगे, गांधी जी ने कहा था। ठीक, इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉर्ड इरविन आया था। इरविन के समय में डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की गई थी और ये वर्ल्ड वॉर के समय में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर मूवमेंट पे आगे आएगा, जिसमें हम 1929 में हम देखेंगे कि जब हम नेशनल मूवमेंट कर रहे होंगे तो यही वो समय था जब डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ से डिमांड रखी गई थी कि इंडियन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर में। लेकिन यहाँ पर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक कोई स्टेप इंडियन नहीं लेगा, या इंडियन ब्रिटिश की तरफ से वर्ल्ड वॉर में इंटरफेयर नहीं करेंगे या पार्ट नहीं करेंगे तब जब तक भी ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो दे आर नॉट रेडी फॉर द प्रॉमिस। और यहाँ पर ही 1921 में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर में झंडा फहराकर शुरुआत कर दी थी कि अगर एक साल में हमें नहीं मिला, हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, तो हम एक साल के बाद पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन वही इसी वजह से आगे आप देखोगे होगा। तो ये हुआ था, डोमिनेंस स्टेटस की बात हुई थी। और इसी के समय में 1930 में ही जो एक साल का ये लिया गया था, 1929 में डिसाइड किया गया था रावी नदी के किनारे, और उन्होंने प्रण लिया था कि एक साल में अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया तो हम पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। और ये हुआ था एक साल के बाद 1930 में। गांधी और इरविन समझौता ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट था, या जजमेंट कहेंगे क्या, मूवमेंट था, जिसमें गांधी जी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं कि वो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो ये वही समझौता है कि कांग्रेस की इतना बड़ा पावर रखता था कांग्रेस, धीरे धीरे इतना ज्यादा उसने पकड़ बना ली थी कि अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता तो जो भी गोलमेज सम्मेलन में होते वो फेल हो जाते। इसीलिए फाइनली बो डाउन करके उन्होंने, ब्रिटेन ने गांधी जी को इनवाइट किया था अपने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और इसलिए दोनों के बीच में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जो फाइनली गांधी वहां से कुछ नहीं मिला था, गांधी जी खाली हाथ लौट कर आए थे। बट प्राउडली उन्होंने बोला था कि हम खाली हाथ लौट कर आए हैं, लेकिन हमने अपने जो उनके जो इथिक्स थे उनको उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं की। बट दे आर नॉट बट गांधी जी वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और कांग्रेस मंत्रालय का त्याग पत्र दे दिया। ये वाला एक मूवमेंट जब हम नेशनल मूवमेंट करेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। ये सीधे गवर्नर जनरल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन उठा के नहीं पूछता है, इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू एम्फसाइज अ लॉट। ये ऐसा मूवमेंट था जब उसने कहा था कि कांग्रेस वी आर नॉट गोइंग टू द पार्ट
जो मंत्रालय वगैरह से त्याग पत्र देकर अब सीधा अब इसके बाद आप देखोगे किस तरह से मुस्लिम लीग यहाँ से ऊपर उठा था और क्या-क्या चीजें हुई थी। दैट वाज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये हो गया विलिंगडन के टाइम पर ही हुआ था और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब ब्रिटेन ने डोमिनेंट स्टेटस था और ये सारे इश्यूज को नहीं रिजॉल्व किया था, तो फाइनली उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। उसके बाद ये लॉर्ड लिथिगो, ये सबसे लंबा कार्यकाल इसका रहा, 36 से लेके 44 तक। तो 4 साल ये हो गए, 4 साल ये, 8 साल तक लगातार रहा। और 1935 अधिनियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम डिटेल में करेंगे। 1935 का अधिनियम है जिसने मैक्सिमम चीजें स्ट्रैप की थी। यहाँ पे हम बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं इन सब चीजों को, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड बहुत ये 2-4 चीजें पूछ लेता है कि कौन सा मूवमेंट कौन सा कहाँ पर हुआ था, ये सब चीजें यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल मूवमेंट्स वाले इवेंट। तो जब वो इवेंट करेंगे तब हम एक बार उसके साथ इसको जरूर जोड़ देंगे कि ये इनके टाइम पर ये इवेंट हुए थे। बहुत डिटेल में यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पे जब नेशनल मूवमेंट कर रहे होंगे तो वहां पे वेवेल, योजना और ये सब में इन लोगों का नाम आएगा। देन इट इज क्वाइट रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा इसकी बहुत जरूरत अलग से नहीं है ऐसा गवर्नर वॉइस राय में सेक्शन में। जो मेजर चीजें थी हम ऑलरेडी हम लोगों ने इमेज के थ्रू कर ली है। फिर यहाँ पर शिमला समझौता हुआ था वेवेल के टाइम पे, 1945 में हुआ था ये। और फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और यही कैबिनेट मिशन मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद ही इसी में डिसाइड हुआ कि अब वो हमें आजादी देकर अपना यहाँ से जाएंगे और फिर ऐसा बीज बो के गए कि आज भी हम इंडिया पाकिस्तान में बटे हुए हैं और क्या सिनेरियो चल रहा है, यू आर क्वाइट वेल अवेयर विथ ऑल दिस थिंग्स। तो ये रहा सबसे बड़ा वर्स्ट कंडीशन, जो जहां हमें आजादी मिली वहीं एक दूसरे से हमारा हिस्सा काट दिया गया और आज भी हम लोग दुश्मन की तरह सड़ रहा है वो हमारे सर के पास। फिर है लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय था। यहाँ से कोई क्वेश्चन जल्दी किसी का फंसता नहीं है, तो वी आर नॉट टू बी गो इनटू डेप्थ। यहाँ पे अंतिम वायसराय था और भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को यहाँ से हम आजाद हो गए। तो ये एक बहुत छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने बाकी बचे सब चीजों को कवर कर दिया है। रिमेनिंग चीजें हमें से इंपॉर्टेंट जो बहुत जरूरी चीजें वो होंगी नेशनल मूवमेंट पे, हम वहां कवर कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर हम इसको एंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। अभी हम कांग्रेस वाला सेक्शन करेंगे और शिक्षा वाला जो शिक्षा से एसोसिएटेड जो या एजुकेशन फील्ड में जो स्टेप्स लिए गए थे उसको एड्रेस करेंगे। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें जो बुक्स का ट्रांसलेशन और ये सब चीजें हुई थी तो हम वहां कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।